हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने इंग्लैंड की अमेरिकी उपनिवेश नीतियों के प्रति आर्थिक नीति की चर्चा की थी और ये बताया था कि इंग्लैंड की आर्थिक नीति से अमेरिकी उपनिवेशवासियों में किस तरह से विद्रोह की भावना और जागृत हो गई और इस आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ। तो इसके परिणाम स्वरूप बोस्टन हत्याकांड घटित हुआ। ये बोस्टन हत्याकांड क्या था, इसकी चर्चा आइए अब हम करते हैं। बोस्टन में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति ने उपद्रवकारियों को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। जून 1767 में ब्रिटिश संसद ने एक और कठोर कदम उठाया। उसने न्यूयॉर्क की विधानसभा को इसलिए निलंबित कर दिया कि अंग्रेज सैनिकों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर पाई थी। यह कदम उपनिवेशियों की स्वाधीनता के मूल तत्वों पर कुठाराघात था। दोनों पक्षों के मध्य असंतोष बढ़ता गया और अंत में 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झगड़ा हो गया। पहले तो इस झगड़े में बर्फ और मुक्कों से काम लिया गया, परंतु अंत में घबराए हुए ब्रिटिश सिपाहियों ने गोली चला दी। इसमें 3 नागरिक मारे गए। उपनिवेशों के उपद्रवकारियों को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने वाले आंदोलन में इससे बहुमूल्य सहयोग मिला। एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा है कि इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा देकर इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हृदयहीनता और नृशंसता के प्रमाण रूप में चित्रित किया गया, जिसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। अमेरिका और अंग्रेज व्यापारियों के विरोध के सामने ब्रिटिश संसद ने झुकना ही अच्छा समझा और इस अधिनियम को संशोधित कर दिया। संशोधन के अनुसार चाय के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर टाउनशेयर शुल्कों को हटा दिया गया। चाय कर भी जॉर्ज तृतीय के विशेष जोर देने पर रखा गया। उनका मानना था कि अधिकार की रक्षा के लिए एक कर तो रहना ही चाहिए। जो भी हो, इससे स्थिति काफ़ी शांत हो गई। अगली घटना थी बोस्टन टी पार्टी की घटना, यानी देशभक्तों का आंदोलन। टाउनशेयर शुल्कों को हटा लिए जाने के बाद उपनिवेशवासियों में आंतरिक मतभेद हो गया। उपनिवेशी देशभक्तों तथा अतिवादियों का एक छोटा सा वर्ग, जिसका ये मानना था कि चाय कर रहेगा तो उपनिवेशियों पर इंग्लैंड के संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा, यानी कि ये लोग उपनिवेशों पर से चाय कर हटवाना चाहते थे और वे मानते थे कि इसकी आड़ में भविष्य में कभी भी इस सिद्धांत का पूर्ण प्रयोग किया जा सकेगा। अतः उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्धांत का डटकर विरोध किया जाना चाहिए, यानी कि चाय कर का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक चाय कर रहेगा तब तक इंग्लैंड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा। और संयोग से इस समय उग्रवादियों को सैमुअल एडम जैसा नेता मिल गया, जिसने इस आंदोलन को पूरा नेतृत्व प्रदान किया। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड ने एक और भारी भूल कर दी, जिसने उस तत्कालीन समय में फैले हुए असंतोष की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। कंपनी को इंग्लैंड की आवश्यकता अनुसार चाय की पूर्ति का एकाधिकार था, परंतु उस समय इंग्लैंड के गोदामों में चाय भरी हुई थी, जिसका कोई ग्राहक नहीं था। यदि कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार मिल जाए तो कंपनी दिवालिया होने से बच सकती थी। वैसे भी अमेरिका में 1770 के बाद से ही चाय का अवैधानिक व्यापार बहुत बढ़ गया था। अतः कंपनी की प्रार्थना पर 1773 ईस्वी में संसद ने
चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार दे दिया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा बेचने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य चाय के तस्कर व्यापार को लाभहीन बनाना था। आशा यह थी कि उपनिवेशी सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, लेकिन उपनिवेशियों को एकाधिकार से चिढ़ थी और अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी। अतः जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं मिला। विवश होकर अधिकांश जहाज़ों को वापस इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन बोस्टन बंदरगाह पर कुछ जहाज रुक गए। बोस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे यहाँ कंपनी के प्रतिनिधि थे और वे गवर्नर की सहायता से माल को उतारकर गोदाम में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस पर 26 दिसंबर 1773 ईस्वी की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का भेष धारण करके जहाज़ों पर धावा कर दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से विख्यात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद के एक कानून का पालन करते हुए काम किया था। उपनिवेशियों ने संसद की अवहेलना करके उसके अधिकार को चुनौती दी। जॉर्ज तृतीय जैसा शासक इस प्रकार की कार्यवाही को कभी सहन नहीं कर सकता था और न ही संसद इसे सहन कर सकती थी। अतः संसद ने 5 निष्ठुर नियम पास किए, जिसका उद्देश्य अमेरिका में उग्रवाद का दमन करना था। पहले नियम के द्वारा बोस्टन बंदरगाह को उस समय तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक चाय का हर्जाना न दे दिया जाए। इससे बोस्टन नगर का जनजीवन ही संकट में हो गया, क्योंकि इसका सीधा अर्थ था बोस्टन का आर्थिक विनाश। दूसरे नियम के अंतर्गत मैसाचुसेट्स के सभासदों, जिन्हें पहले उपनिवेशी निर्वाचित करते थे, को नियुक्त करने का अधिकार राजा को दिया गया। गवर्नरों को न्यायाधीश नामांकित करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर की अनुमति के बिना नगर सभाओं की बैठक पर रोक लगा दी गई। तीसरे नियम के अंतर्गत हत्या संबंधी सभी मुकदमे इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में न्याय हेतु भिजवाने का प्रावधान था। चौथे नियम के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिए समुचित आवास की व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों के ऊपर डाल दिया गया। पांचवें नियम के द्वारा कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को सहिष्णुता प्रदान की गई और क्वीबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई। इसके अलावा और भी अन्य कारण थे जिसके कारण अमेरिकी उपनिवेशों में इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह और अधिक प्रबल हो गया। ये कारण था प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। नवीन कानूनों से सारे अमेरिका में सनसनी पैदा हुई। लोगों ने इन्हें दमनकारी कानून की संज्ञा दी। इन कानूनों का उद्देश्य मैसाचुसेट्स को दबाना था, परंतु अन्य सभी उपनिवेश उसकी सहायता के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और आवश्यक खाद्य पदार्थ भेजे, जिनकी उपनिवेश में बड़ी आवश्यकता थी। वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा। परिणाम स्वरूप 5 सितंबर 1774 को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी और दक्षिणी कैरोलिना के जॉन रूटेलेज और क्रिस्टोफर गैरस्टेन प्रमुख थे। कांग्रेस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना, उनके न्यायोचित अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पुनः प्राप्ति और स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार करना।
और ग्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे संबंध बनाना। अधिवेशन के निर्णय अनुसार एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया। यह एक प्रकार से अधिकारों और शिकायतों की एक घोषणा थी। कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य एक संघ का गठन था, जिसने व्यापार बहिष्कार को पुनर्जीवित किया, गांव-गांव में सुरक्षा समितियां स्थापित करने तथा ब्रिटिश माल का उपयोग करने वालों की सूचना कांग्रेस को भिजवाने का भी निश्चय किया गया। अंत में यदि गड़बड़ समाप्त न हो तो मई 1775 में एक और सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मैसाचुसेट्स में तनाव जोरों पर था और वहाँ के स्वयंसेवकों ने कनकॉर्ड में गोला बारूद का संग्रह किया। 19 अप्रैल 1775 को जनरल गेज ने इस युद्ध सामग्री के संग्रह करने पर जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। स्वयंसेवकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने लेक्सिंगटन गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया। इस प्रयास में 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कनकॉर्ड से वापस लौटती अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी और उसे बहुत से सैनिक मारे गए। अगला कारण था द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, जिसने विद्रोह को और आगे बढ़ा दिया। लेक्सिंगटन और कनकॉर्ड की घटनाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल बजा दिया और ऐसी ही अनिश्चितता में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। बोस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता भी उपस्थित थे। काफ़ी वाद विवाद के बाद यह घोषणा पत्र तय किया गया कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह लभ्य है। जो शस्त्र हमारे शत्रु ने हमें उठाने के लिए विवश किए हैं, उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत से संकल्प कर चुके हैं। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने सेना खड़ी करने की योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया और जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रधान सेनापति बना दिया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय तथा ब्रिटिश संसद ने औपनिवेशिकों की ओर से की गई प्रार्थनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। 23 अगस्त 1775 ईस्वी को जॉर्ज तृतीय ने एक घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और इस प्रकार संघर्ष का सूत्रपात हो गया। इस संघर्ष का सूत्रपात तो हो गया, लेकिन इस संघर्ष, आंदोलन या क्रांति की घटनाएं किस तरह घटित होती गई और लास्ट में इसका परिणाम उपनिवेशियों को क्या मिला, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।